हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के 5th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। इसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे होंगे और साथ ही नीट में आए पिछले 10 साल के पीवाईक्यू भी कवर कर रहे होंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं, फिर हम डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन यानी रिप्लिकेशन देखते हैं, फिर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं और इसके बाद आरएनए से प्रोटीन का बनना यानी ट्रांसलेशन देख रहे होते हैं। लास्ट में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करते हुए हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, और हम केवल उन्हीं लाइनों को कवर कर रहे होंगे जिनसे नीट और बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस है। सबसे पहले ये जानते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और वहीं आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम करता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम करता है, जैसे कि टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज वायरस में। जो आरएनए है उसका मेनली फंक्शन मैसेंजर के जैसे होता है। आरएनए के एडिशनल रोल भी हो सकते हैं, जैसे कि एडाप्टर टीआरएनए होता है, स्ट्रक्चरल एमआरएनए होता है और कुछ केसेस में ये कैटालिटिक रोल भी निभा सकते हैं। बात करते हैं डीएनए और उसके स्ट्रक्चर की। डीएनए लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के, मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेशन से डीएनए जैसे पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हम जानते हैं कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के नंबर जितने ज़्यादा होंगे उतने ही डीएनए की लेंथ बड़ी होगी। बेस पेयर्स के अकॉर्डिंग भी डीएनए की लेंथ डिसाइड की जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और न्यूक्लियोटाइड्स के पास जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो अपने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयरिंग कर लेते हैं और बेस पेयर को काउंट करना इनडायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड्स को काउंट करना ही है। तो बेस पेयर के अकॉर्डिंग भी डीएनए की लेंथ को डिसाइड करा जा सकता है। बैक्टीरियोफेज वायरस को देख रहे हैं। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। 174 जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अगर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो इसको पेयरिंग की कोई नीड नहीं होगी, तो इसके अंदर केवल न्यूक्लियोटाइड्स काउंट करते हैं। वहीं लेम्डा बैक्टीरियोफेज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा तो आपस में बेस पेयरिंग करेगा, और इस केस में हम बेस पेयर्स देख रहे होंगे। कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स जो थ्रू आउट द चैप्टर हमें पढ़ना है और इसके बाद बायोटेक में भी पढ़ना है, समझते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर भी और ह्यूमन डीएनए के अंदर भी। एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर जो बेस पेयर्स हैं वो 4.6 × 10⁶ है। वहीं ह्यूमन के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं और उनसे बने जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3.3 × 10⁹ होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं और यही न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब पेंटोज शुगर डीएनए और आरएनए में अलग अलग होता है। डीएनए के केस में जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है और आरएनए के केस में जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज शुगर होता है। बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसेस की, तो नाइट्रोजनस बेसेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायामीन। याद रखने के लिए इसको हम कट से याद कर रखते हैं। साइटोसिन डीएनए और आरएनए में कॉमन होता है, थायामीन प्रेजेंट होता है केवल डीएनए में, और आरएनए के अंदर थायामीन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। A nitrogenous base is linked to the OH of फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। मतलब क्या है कि पेंटोज शुगर के, ये अगर पेंटोज शुगर है तो इसके फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहता है, और ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मोर करेक्टली एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। एन का मतलब नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस बॉन्ड होता है, और ग्लाइकोसिडिक क्योंकि ये ग्लूकोज के साथ बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक कहते हैं। Two nucleotides are linked through 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। मतलब क्या है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है।
दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उस बॉन्ड का नाम होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक जो शुगर है वो एक फॉस्फेट से फास्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, ये शुगर भी इस फॉस्फेट से फास्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो ये एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को एक साथ हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड ऑफ फ्री फॉस्फेट मोइटी एट द फिफ्थ एंड ऑफ शुगर। मतलब क्या है कि ये जो डीएनए की एक चेन बन रही होगी, डीएनए का एक पॉलीमर बन रहा होगा, इस डीएनए के पॉलीमर में फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहता है, वहीं एक शुगर के थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है। तो इस एंड को फिफ्थ एंड कह देते हैं और इस एंड को थर्ड एंड कह देते हैं। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। मतलब क्या है कि ये जो डीएनए की चेन है, पॉली मतलब कई सारे, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से जो डीएनए की चेन बनी है उस चेन की बैकबोन शुगर और फॉस्फेट बनाते हैं। समझते हैं, इस एक डीएनए की चेन में जो इसकी बैकबोन है, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, वो वही होगी जो इस रस्सी के बीच में आएगी। और इस रस्सी के बीच में फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट और फर्दर शुगर आते हैं। जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो प्रोजेक्टेड इनसाइड होते हैं, मतलब अंदर को प्रोजेक्टेड होते हैं, और वो इस रस्सी में नहीं आ रहे होते हैं, इसलिए वो बैकबोन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बैकबोन में पार्टिसिपेट वही करते हैं जो इस डीएनए के स्ट्रिंग में रहते हैं, और वो फॉस्फेट शुगर का रिपीटेशन होता है। आरएनए की बात करें तो आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड है, और इस आरएनए के पास एडिशनल OH ग्रुप होता है, सेकेंड पोजीशन इन राइबोज। आल्सो आरएनए के पास यूरेसिल होता है थायामीन के जगह पर, और यूरेसिल और थायामीन के अंतर को बस इतना आसानी से समझाया जा सकता है कि जो यूरेसिल है अगर उसके फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो वो थायामीन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम थायामीन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी कह सकते हैं, क्योंकि यूरेसिल के फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगाने से ही थायामीन का फॉर्मेशन हुआ है। डीएनए अब एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसको सबसे पहली बार जो आइडेंटिफाई किए थे उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक माइसर, और ये समय था 1869। इन्होंने डीएनए को न्यूक्लियन नाम दिया था। बाद में 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था। ये जो वॉटसन और क्रिक का डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था, ये मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकल के एक्सरे डिफ्रेक्शन पे बेस्ड था। मतलब क्या है कि ये दो साइंटिस्ट मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकल ने एक्सरे डिफ्रेक्शन किया था, और इसके बेसिस पर ही वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। इसका जो मेन हॉलमार्क है ये होता है कि जो दोनों चेन के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं। मेन हॉलमार्क, बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके बाद आता है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल अरविंद चारगाफ ने दिया था, और ये केवल और केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही वैलिड होता है। ये आरएनए के लिए, चाहे वो सिंगल स्टैंडर्ड हो या फिर डबल स्टैंडर्ड हो, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए इनवैलिड होता है। इन्होंने बात की थी कि एडेनिन और थायामीन की जो रेशियो है वो ग्वानिन और साइटोसिन के रेशियो के इक्वल होती है। मतलब क्या है कि एडेनिन और थायामीन जो होंगे वो इक्वल होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के, मतलब प्यूरिन जितने होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे। सेलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए देखते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए के सेलिएंट फीचर में पहला ये है कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। मतलब क्या है कि डीएनए के अंदर दो रस्सियां होती हैं, और दोनों रस्सियां आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई रहती हैं। इन रस्सियों का जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट बनाता है, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्टेड इनसाइड, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस अंदर के साइड प्रोजेक्टेड रहते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम से समझते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। जो इस स्ट्रिंग की और इस स्ट्रिंग की बैकबोन है वो वही होगी जो इन स्ट्रिंग्स में पाई जाएगी, और इस स्ट्रिंग में फॉस्फेट और शुगर पाया जाता है। मतलब डीएनए की बैकबोन फॉस्फेट और शुगर मिलकर बनाते हैं। इसके साथ ही जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो इस चेन से अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं। फर्दर हम ये देखते हैं, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मीन्स if one chain has the polarity of 5 prime to 3 prime, other has 3 prime to 5 prime। मतलब क्या है कि दोनों चेन आपस में एंटी पैरेलल रन करती हैं। अगर एक चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरी अगर सेम डायरेक्शन में देखते हैं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी।
मतलब ये दोनों चेन आपस में एंटी पैरेलल यानी उल्टा रन करती हैं। पैरेलल का मतलब ये है कि इनके बीच का डिस्टेंस यूनिफॉर्म होता है। बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बेस पेयर्स। मतलब क्या है कि इन दोनों चेन्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद अब इन बेसेस को हम बेस पेयर कहने लगते हैं। ऑलवेज अ प्यूरिन कम अपोजिट टू पिरिमिडीन, और हमेशा प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन ही आते हैं और इसके वजह से ही यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन रहती है दो चेन्स के बीच। रीजन क्या है कि प्यूरिन में दो रिंग होती है और वहीं पिरिमिडीन में एक रिंग होती है, तो 2 और 1 रिंग मिलकर 3 रिंग हो जाते हैं। वैसे अगर उसके जस्ट नीचे आते हैं तो वहाँ भी प्यूरिन में 2 रिंग और पिरिमिडीन में 1 रिंग, फिर पिरिमिडीन में 1 और प्यूरिन में 2 रिंग, 3 रिंग ही रहेंगी जिससे डिस्टेंस यूनिफॉर्म रहेगा। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस का रीजन ये होता है कि प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडीन आते हैं। इसके अलावा कुछ लाइन जो स्किप हो गई हैं, जैसे कि एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ 2 और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। द टू चेन आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। मतलब क्या है कि इस डीएनए के अंदर जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो एंटी पैरेलल रन तो करती हैं, लेकिन ये आपस में क्वाइलिंग कर लेती हैं राइट हैंडेड फैशन में, राइट हैंडेड मैनर में। मतलब क्या है कि हम जानते हैं हमारे अंदर एक सेल के अंदर जो डीएनए है वो 2.2 मीटर लंबा होता है। अब ये डीएनए 2.2 मीटर लंबा है और 2 धागों से मिलकर बना हुआ है। जब 2 धागे इतने पास हों, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हों, तो ये सीधे सीधे नहीं रहते हैं, ये क्वाइलिंग कर लेते हैं। क्वाइलिंग अब 2 तरीके से हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। हमारे केस में जो हमारा डीएनए है वो क्लॉकवाइज क्वाइलिंग कर लेता है, मतलब राइट हैंडेड क्वाइलिंग कर लेता है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली में हम इसका कन्वर्जन एंगस्ट्रॉम में करके देखेंगे, नैनोमीटर में नहीं देख रहे होंगे। बाद में जब जरूरत होगी तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करके आंसर कर सकते हैं। देयर आर रफली 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न। मतलब एक टर्न में हमेशा 10 बेस पेयर होते हैं। ये कंप्लीट एक टर्न है और इस एक टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे। इस एक टर्न में जो लेंथ होती है डीएनए की उसको हम एक पिच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है और इस एक पिच में टोटल 10 नाइट्रोजनस बेस के पेयर होते हैं। तो अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेट हो जाएगी, जो 34 एंगस्ट्रॉम आती है। इसके अलावा हम जानते हैं जब ये क्वाइलिंग हो रही होती है तो 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और 2 के बीच में जब एसेंट होता है तो इस एसेंट में डीएनए 36 डिग्री घूम जाता है। तो अगर 10 बार 36 डिग्री घुमा दें तो 36 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 360 डिग्री घूम जाएगा। यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने में डीएनए 360 डिग्री घूम जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि एक नाइट्रोजनस बेस के पेयर के ऊपर दूसरे नाइट्रोजनस बेस का आना, इसके ऊपर तीसरे के ऊपर चौथे का अरेंजमेंट डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा। जैसे चेयर्स का अरेंजमेंट होता है, हम एक चेयर के ऊपर दूसरी चेयर रख देते हैं और वो स्टेबल फॉर्म में पड़ी रहती हैं, वैसे ही कुछ डीएनए के अंदर भी है और इससे डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। फ्रांसिस क्रिक प्रपोज किए थे सेंट्रल डोग्मा रूल को। अब सेंट्रल डोग्मा रूल क्या होता है समझते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस से किस में जाती है। हम जानते हैं डीएनए से आरएनए बनता है, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से पहले आरएनए में जाती है, फिर आरएनए से प्रोटीन में जाती है और प्रोटीन एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में और एमआरएनए से प्रोटीन में जाना ही सेंट्रल डोग्मा होता है। डीएनए से अगर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम रिप्लिकेशन कहेंगे, जो आगे आने वाले समय में हम देखने वाले हैं। और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, वहीं एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन कहलाता है। इन सब प्रोसेसेस को हम देख रहे होंगे। बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि डीएनए की पैकिंग जरूरी क्यों है। हम जानते हैं जो हमारे अंदर डीएनए होता है वो अप्रोक्स 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है
और ये 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस जिसकी साइज 10⁻⁻6 मीटर है के अंदर सिचुएट करना है, रखना है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे डीएनए को फोल्ड किया जाए और फोल्डिंग करने के बाद ही हमारे सेल के इस छोटे से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लंबे डीएनए को रखा जा सकता है। यह पैकेजिंग बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और ह्यूमंस यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर होती है, बट दोनों का मैकेनिज्म सेम है। हम जानते हैं जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है, वही इनको पैकेजिंग के लिए जस्ट अपोजिट नेचर के सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। जैसे कि जिन प्रोटीन के ऊपर ये पैक्ड होते हैं वो फिर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बेसिक इन नेचर होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर लंबी कैसे है। इसके कैलकुलेशन में सिंपल सी बात ये है कि ये हमारी डीएनए की चेन है। इसमें अगर दो नाइट्रोजनस बेस के पेयर के बीच की हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस डिस्टेंस में से टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करके आ जाती है। तो बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ बेस पेयर्स विद द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स दैट इज 6.6 × 10⁻9 multiplied by 0.34 × 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर, इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। मतलब क्या है कि टोटल कितने बेस पेयर्स हैं उसके साथ दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डीएनए की लेंथ आ जाती है, जो नीट 2020 में पूछा जा चुका है। हम जानते हैं हमारे एक न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो 10⁻⁶ मीटर के अप्रोक्स होता है। तो मतलब इस छोटे से न्यूक्लियस में एक 2.2 मीटर लंबे डीएनए को रखना है, पैक करना होगा। पढ़ते हैं डीएनए की पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल है एस्चेरिचिया कोलाई। ये एक बैक्टीरिया है। हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, और डीएनए पूरे सेल के अंदर तो फैला नहीं होगा। डीएनए की पैकेजिंग होगी। डीएनए बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करेगा, इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। हम जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है फोल्डिंग करने के बाद क्रोमोसोम्स बनाएंगे, और ये क्रोमोसोम बैक्टीरिया के अंदर जिस जगह पे होते हैं उस रीजन को, उस लोकेशन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस का दूसरा नाम नहीं होता है। न्यूक्लियोइड उस लोकेशन का नाम होता है जहां पे बैक्टीरियल डीएनए कन्फाइंड होता है। बात करें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पैकेजिंग ऑफ डीएनए की, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए बेसिक प्रोटीन हिस्टोन के ऊपर पैक्ड होते हैं। अब क्या होता है हिस्टोन, और हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कौन से अमाइनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं इसको हम समझ रहे होंगे। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं जो हिस्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। अ प्रोटीन अक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन अबाउंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और इस प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतने ही आएंगे जैसे कि उनके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं। मतलब अमाइनो एसिड अगर पॉजिटिव चार्ज वाले हैं तो हिस्टोन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अमाइनो एसिड न्यूट्रल वाले हैं तो हिस्टोन इनसे बनने वाला न्यूट्रल होगा। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड अर्जिनिन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या है कि जो हिस्टोन प्रोटीन बनती है उसमें लाइसिन और अर्जिनिन अमाइनो एसिड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टोमर। हिस्टोन्स कंबाइंड होके हिस्टोन ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब 8 हिस्टोन आपस में कंबाइन कर लेते हैं और हिस्टोन ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करते हैं जो स्फेरिकल इन शेप होता है। क्या होता है हिस्टोन ऑक्टोमर, देखते हैं। यह है एक हिस्टोन ऑक्टोमर का स्ट्रक्चर। इसको बनाने के लिए 8 हिस्टोन्स होते हैं, जिसमें 2 H2A होते हैं, 2 H2B होते हैं, 2 H3 और 2 H4 होते हैं। ये 8 आपस में कंबाइंड करके हिस्टोन ऑक्टोमर का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी के ऊपर डीएनए लपेट के क्वाइलिंग करके छोटा हो जाता है लेंथ में। हिस्टोन or organized to form a unit of 8 molecule called histone octamer. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. मतलब क्या है कि जब इस हिस्टोन ऑक्टोमर पर डीएनए आके रैप हो जाता है तो जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं।
अब न्यूक्लियोसोम में देखने वाली बात यह है कि ये जो डीएनए का इंड है और ये जो डीएनए का इंड है, ये पीछे से जो आया है, ये सरक के हिस्टोन ऑक्टोमर से बाहर आ सकता है। तो इसको लिंक करने के लिए एक डीएनए होता है और डीएनए को हम यहाँ पे लिंकर डीएनए कह रहे होते हैं। और इस लिंकर डीएनए को आपस में जिससे लिंक किया जाता है उसको हम H1 हिस्टोन कहते हैं। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब हम जानते हैं कि इस हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर डीएनए को रैप किया गया है। तो आपको पता है इस डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स ही तो होंगे और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्डिंग भी किए होंगे क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा। तो कितने बेस पेयर इसके ऊपर लपेट गए होंगे, रैप हो गए होंगे, तो इनका नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली 200। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। और न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब क्या है कि डीएनए की जब इनिशियल लेवल पे फोल्डिंग होती है तो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है। क्रोमेटिन फर्दर फोल्ड होके क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं और क्रोमेटिन फाइबर के फोल्डिंग के बाद क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। मतलब डीएनए और क्रोमोसोम अलग अलग नहीं है और इनमें बस इतना सा अंतर है कि डीएनए और क्रोमोसोम अलग अलग लेवल पे फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। दोनों के अंदर ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जीन लोकेटेड होते हैं। The nucleosomes in chromatin are seen as beads on string structure when viewed under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब क्या है कि अगर हम अब इस जेनेटिक मटेरियल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है और इसमें जो बीट्स जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है ये एक्चुअल में न्यूक्लियोसोम कर रहा होता है। अगर थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना चाहें कि ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने बीड्स यानी न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो सकता है तो हमें पता है कि एक जो बीड है उसके पास 200 नाइट्रोजनस बेसेस होंगे और टोटल नाइट्रोजनस बेसेस कितने होते हैं उसमें अगर 200 से डिवाइड कर दें तो हमें टोटल न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन का पता चल जाएगा और वो अप्रॉक्सीमेटली 33 मिलियंस होते हैं। क्रोमेटिन is packed to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage। हम जानते हैं जो क्रोमेटिन है इसका कंडेंसेशन प्रोफेज में स्टार्ट होता है और डीएनए का क्लियर स्ट्रक्चर विजिबल होता है मेटाफेज में, जिसे हमने क्लास 11th के सेल डिवीजन चैप्टर में देखा था। और इस क्वाइलिंग के बाद फर्दर क्रोमेटिन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल्स रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। मतलब क्या है कि अगर क्रोमेटिन का हम हायर लेवल पे पैकिंग करते हैं तो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन थी अब तो वो खत्म हो गई। अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन होंगी वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होंगी और उन प्रोटीन को हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। मतलब अब क्रोमेटिन फाइबर का जिन प्रोटीन्स पे पैकेजिंग एक्स्ट्रा लेवल पे होती है, एडिशनल लेवल पे, एडवांस लेवल पे होती है, वो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं। इस फोल्डिंग के बाद क्रोमेटिन का कुछ रीजन लूजली पैक्ड होता है जो लाइटली स्टैंड भी होता है और उसको हम यू क्रोमेटिन कह देते हैं और वहीं क्रोमेटिन का कुछ पार्ट डेंसली पैक्ड होता है जिसको हम डार्क स्टैंड कहते हैं और इसका नाम होता है हेट्रोक्रोमेटिन। इंपॉर्टेंट लाइट ये है कि जो यू क्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, वही जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। मतलब क्या है इसका समझते हैं। जब एडिशनल लेवल पे फोल्डिंग हुई है डीएनए की तो डीएनए की फोल्डिंग के बाद यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे क्रोमेटिन डेंसली पैक्ड हो गए और बीच बीच में कहीं लाइटली पैक्ड है, फिर डेंसली, फिर लाइटली। मतलब इसको हम हेट्रोक्रोमेटिन कह रहे हैं और इस वाले पोर्शन को हम यू क्रोमेटिन कह रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब ये है कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन करना आसान हो, मतलब जिस डीएनए से आरएनए बनाना आसान हो। तो हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस वाले डीएनए से आरएनए बनाना आसान है, मतलब यू क्रोमेटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है। वहीं बात करें इस हेट्रोक्रोमेटिन की तो इससे आरएनए बनाना आसान नहीं होता है और इसको हम ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन कहते हैं। अब द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम समझ रहे हैं। मतलब क्या है कि पेरेंट से प्रोजनी में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आती है वो किस फॉर्म में आती है, डीएनए के फॉर्म में आती है, आरएनए के फॉर्म में आती है या फिर प्रोटीन के फॉर्म में आती है, ये पहले हमें पता नहीं था। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट आया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसको फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में। इनका एक्सपेरिमेंट एक नहीं था, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने और इनका एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया पे था। ये बैक्टीरिया न्यूमोनिया कॉज कर सकता है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया, इसका दूसरा नाम न्यूमोकोकस भी है, को कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं तो ये दो तरीके की कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं।
इन एक्चुअल जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया होता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे जो स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे वाले ऐसे जो रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं। सम प्रोड्यूसेस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, जिनको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज, और उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज बिकॉज द एस स्टेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि एस स्टेन बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरीके से है कि वो अपने ऊपर म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोट बना सकता है। वहीं आर स्टेन बैक्टीरिया के जेनेटिक सेटअप में ऐसा कुछ नहीं है और ये अपने ऊपर म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोट नहीं बना पाता है। माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्टेन यानी वैरुलेंट, यानी ये इन्फेक्शियस होता है, एस स्टेन डाई फ्रॉम न्यूमोनिया, मतलब ऐसा माइस जिसको इन्फेक्शन हो गया है एस स्टेन से, वो न्यूमोनिया से मर सकता है। वहीं माइस इन्फेक्टेड विथ आर स्टेन डू नॉट डेवलप न्यूमोनिया, और अगर माइस को इन्फेक्शन आर स्टेन से हुआ है, रफ स्टेन से हुआ है, तो ये न्यूमोनिया से नहीं मरेगा। अच्छा, पता है ये क्यों होता है? क्योंकि जो एस स्टेन होते हैं इसके ऊपर म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोट होती है, और जब हमारे बॉडी के अंदर ये इंटर करते हैं तो ये बढ़िया से एडहेशन कर पाते हैं, हमारे बॉडी से चिपक सकते हैं, और जब चिपक पाते हैं तब ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। वहीं जो आर यानी रफ स्टेन होता है वो बॉडी से एडहेशन शो नहीं करता है, चिपक नहीं पाता है, और जब चिपकता नहीं है तो डिजीज कॉज नहीं कर पाता है। अब इनके सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट फर्स्ट समझते हैं, जिसमें एस स्टेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया इन्होंने माइस में, और माइस मर गया, मरना भी था क्योंकि ये वायरुलेंट यानी इन्फेक्शियस होता है। वहीं आर स्टेन को इन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, और माइस नहीं मरा, जिंदा रहा, और इसका रीजन ये था कि जो आर स्टेन होता है वो नॉन वायरुलेंट होता है। फर्दर इन्होंने एस स्टेन जो कि वायरुलेंट था और डिजीज कर सकता था, न्यूमोनिया कर सकता था, उसको हीट किल्ड कर दिया, मतलब जला डाला। उसके बाद इन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, और माइस जिंदा रहा, होना भी चाहिए क्योंकि इसके पास जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टीज थी, म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोट थी, वो अब नहीं होगी। इसके बाद अगले एक्सपेरिमेंट में, जो कि एक्चुअल में मेन एक्सपेरिमेंट है, एस स्टेन जो कि हीट किल्ड लिया और आर स्टेन लिविंग लिया, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में मिलाया, उसके बाद इंजेक्शन में भरा और इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, और देखा कि माइस मर गया। इस माइस के अंदर से उन्होंने लिविंग एस स्टेन बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, मतलब इस माइस के अंदर लिविंग एस स्टेन बैक्टीरिया था। तो अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, क्या ये एस स्टेन जो हीट किल्ड था ये जिंदा हो गया, या फिर आर स्टेन जो लाइव था यही अपने आप को बदल के लिविंग एस स्टेन में बदल गया। तो यहाँ पे दूसरा रीजन सही होता है, जो आर स्टेन लिविंग था वही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एस स्टेन में, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसके पास वो जेनेटिक मटेरियल होनी चाहिए जिससे कि ये ट्रांसफॉर्म कर पाए अपने आप को, और वो जेनेटिक मटेरियल इसके पास तो नहीं थी। तो ये जेनेटिक मटेरियल म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोट, जिसके वजह से ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा स्मूथ स्टेन में, वो इस हीट किल्ड एस स्टेन से आती है, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आते ही ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में। तो हम यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ पाए थे कि कुछ तो ऐसा है, कोई जेनेटिक मटेरियल तो ऐसी है जो एस स्टेन हीट किल्ड से आर स्टेन लिविंग बैक्टीरिया के अंदर आई थी, और ये जो चीज़ होती है इसी को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए थी, आरएनए थी, या फिर प्रोटीन थी, इसको ग्रिफिथ साहब ने नहीं बता पाया था। इनके कंक्लूजन को समझते हैं। ही कंक्लूडेड दैट द आर स्टेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड by the heat killed S stain bacteria, some transforming principle यानी जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, transferred from the heat killed S stain had enabled the R stain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। मतलब क्या है कि जो हीट किल्ड एस स्टेन था उससे कुछ जेनेटिक मटेरियल तो आर स्टेन जो कि लिविंग है उसके अंदर आया है, और आर स्टेन को ट्रांसफॉर्म करके एस स्टेन में कन्वर्ट कर दिया है। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर की वजह से ही हुआ है। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट से जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या होता है, बायोकेमिकल नेचर क्या होता है, डिफाइन नहीं किया जा सका। समझते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब ग्रिफिथ साहब का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो, उसके अंदर जो बायोकेमिकल नेचर है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, इसको समझते हैं। इसको समझाने के लिए 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओस्टवाल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकॉल्टी। इन्होंने 1933 से लेकर 1944 तक काम किया और बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ का है उसमें
जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। तो समझते हैं। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया था समझते हैं। ये सिमिलर ग्रिफिथ वाला ही एक्सपेरिमेंट था, बट इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड थी। समझते हैं। एक टेस्ट ट्यूब या समझ लो इंजेक्शन है। ये एक माइस है। ये दो फॉर्म में रह सकता है, ये तो लाइफ या फिर डेड। सेम कंपोजिशन था। इन्होंने हीट किल्ड एसिस्टेंट लिया जो कि हीट किल्ड था, और इसी के साथ आर स्टेन लिया जो कि लिविंग था। अब ये तो पता है कि यहां से कुछ ऐसा आता है जो इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है आर को एस में, और जैसे ही आर एस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है माइस में इंजेक्ट करते ही माइस डेड हो जाते हैं। तो अगर ये जो एस स्टेन से आर स्टेन में आता है प्रोटीन होगा, तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज जैसे ही डालेंगे वो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, और जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा तो यहाँ से कुछ यहाँ पे नहीं आ रहा होगा और ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा होगा, और जब माइस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो माइस को लिविंग रहना चाहिए। लेकिन प्रोटीएज डालने के बाद भी जब प्रोटीन अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा, डिजोल्व हो जाएगा, उसके बाद भी इस मिक्सचर को अगर माइस को लगाते हैं तो माइस मर जाता है। मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ प्रोटीन तो नहीं आया होगा, अगर प्रोटीन आया होता तो माइस को लिविंग रहना चाहिए। इसके बाद हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं आरएनएज को। आरएनएज वो एंजाइम है जो आरएनए को डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है। अगर यहाँ से यहाँ जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में आया होगा तो आरएनएज एंजाइम डालते ही वो टूट जाएगा, और जैसे ही टूट जाएगा आर एस स्टेन में नहीं बदलेगा, और जब आर एस स्टेन में नहीं बदलेगा तो ये जो माइस है ये लिविंग रहेगा। लेकिन इस केस में भी हम देखते हैं कि माइस मर जाता है। मतलब इस आर का एस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और आर का जब एस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ आरएनए तो नहीं आया था, क्योंकि आरएनए आया होता तो आरएनए को तो हमने खराब कर दिया है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ आरएनए नहीं आता है। अब इसके अंदर जैसे ही डीएनए डालते हैं जो डीएनए को तोड़ देता है, तो अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा और डीएनए टूट गया तो डीएनए यहाँ से यहाँ नहीं आया होगा, और जब डीएनए यहाँ से यहाँ नहीं आएगा तो ये फिर आर एस में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, और आर एस में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, और तो उसके बाद अगर इस मिक्सचर को इस माइस में इंजेक्ट करते हैं तो ये माइस जिंदा रहना चाहिए, और थर्ड केस में ये माइस जिंदा रहता है, और इससे हम समझ पाते हैं कि हो ना हो जो एस स्टेम से आर स्टेम में आ रहा है जेनेटिक मटेरियल वो नहीं है। They purified biochemicals, protein, DNA, RNA from the heat-killed S cell to which once could transform living R cell into S cell. They discovered that DNA alone from S bacteria caused R bacteria to become transformed. They also discovered protein digesting enzyme, proteases, RNA digesting enzyme, RNases did not affect the transformation, जैसा कि हमने आपको बता चुका है। So the transformation substance was not a protein or RNA, मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं सब्सटेंस वो प्रोटीन और आरएनए तो नहीं होते हैं। डाइजेशन विथ डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, और जैसे ही डीएनएज डालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है, मतलब आर एस में कन्वर्ट नहीं होता है, और इस केस में भी माइस लिविंग रहेगा। सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, ये सजेस्ट करता है कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, और इन्होंने बताया कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल होता है। लेकिन उस समय पे सभी बायोलॉजिस्ट इनसे कन्विंस नहीं थे, तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आया जिससे सभी बायोलॉजिस्ट कन्विंस थे, उसका नाम है द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल। तो समझते हैं इसको किसने दिया था और इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया था। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट DNA is the genetic material is given by Alfred Hershey and Martha Chase। कब? 1952 में। They worked with viruses, जिसके अंदर जो वायरस लिया था इन्होंने, उस वायरस का नाम था बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज किसको कहते हैं? बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और इस केस में जो बैक्टीरियोफेज इन्होंने लिया था उसका नाम था T2 बैक्टीरियोफेज। एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसको इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेके किया है स्टीचिया कोलाई के अंदर। समझते हैं ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था। सबसे पहले इन्होंने दो कल्चर मीडियम लिए,
एक कल्चर मीडियम जिसमें S35 भरा हुआ था और दूसरा कल्चर मीडियम जिसके अंदर P32 भरा हुआ था। अब दो चीज़ें आपको सीखना होगा। पहली बात ये कि वायरस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक जेनेटिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन कोड। जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस बैक्टीरियो फेज के केस में डीएनए है और हम जानते हैं डीएनए के अंदर फॉस्फेट पाया जाता है। तो ऐसे वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, अगर हम उस फास्फोरस के मीडियम में ग्रो कराते हैं जिसमें फास्फोरस P32 यानी रेडियो एक्टिव वाला है, तो बनने वाले आगे के सभी वायरस के डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। वहीं हम जानते हैं जो प्रोटीन कोट होती है उसमें सल्फर होता है, यानी ऐसे वायरस को अगर ऐसे मीडियम में ग्रो करा दें जिस मीडियम में S35 सल्फर होगा यानी रेडियो एक्टिव सल्फर होगा, तो उसके प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी, सल्फर S35 वाला होगा। तो पहली बार उस वायरस को S35 वाले मीडियम में ग्रो कराए, प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव हो गया क्योंकि प्रोटीन कोड के अंदर सल्फर पाए जाते हैं, और डीएनए नॉर्मल ही रहा क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फर नहीं पाए जाते हैं, तो सल्फर डीएनए के अंदर इंटर नहीं कर पाया। वहीं इस कल्चर मीडियम दूसरे कल्चर मीडियम P32 वाले कल्चर मीडियम में जब उसी वायरस को ग्रो कराते हैं तो प्रोटीन कोड तो नॉर्मल ही रहता है क्योंकि प्रोटीन के अंदर फास्फोरस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जेनेटिक मटेरियल डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाता है क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस पाए जाते हैं। अब 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला होता है इन्फेक्शन, दूसरा होता है ब्लेंडिंग और तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन में समझते हैं। इन्फेक्शन में इन वायरसेस को छोड़ दिया जाता है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए, और ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद हम जानते हैं वायरस के पास दो ही चीज़ है, या तो प्रोटीन है या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा हमें अभी नहीं पता है, वो ट्रांसफर हो जाएगा वायरस से बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया, यहाँ भी ट्रांसफर हो गया। इसके बाद ब्लेंड कर देते हैं इस पूरे मिक्सचर को, जिससे इनके बीच का जो भी एसोसिएशन है वो टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए और बैक्टीरिया और वायरस अलग अलग हो जाए। लास्ट में आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो भारी सब्सटेंस होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। हम जानते हैं बैक्टीरिया और वायरस में बैक्टीरिया भारी होते हैं, तो बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में नीचे आ जाते हैं और जो वायरस हल्के होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होगा क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन के बाद आया होगा। तो अगर हम ये देख लेते हैं कि इस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन आया है या फिर इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए आया है, तो हम बता देंगे कि वही जेनेटिक मटेरियल होगा। मतलब इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में जो नीचे होगा वही तो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो यहाँ एक टेस्ट ट्यूब है और यहाँ भी एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए को रेडियो एक्टिव लिए थे, और अगर रेडियो एक्टिविटी नीचे इमिट होती है मतलब वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर कर चुके हैं, और हो ना हो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी है वो ऊपर डिटेक्ट होती है जबकि बैक्टीरिया तो नीचे थे। मतलब हो ना हो प्रोटीन को हमने रेडियो एक्टिव बनाया था और वो जेनेटिक मटेरियल होता तो इनको तो बैक्टीरिया के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ये बैक्टीरिया के अंदर ना होकर ये कहाँ हैं, ऊपर हैं। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल तो नहीं होंगे, और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हम समझ पाते हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। अब एनसीईआरटी में सुपरनेटेंट और पैलेट का नाम दिया गया है। सुपरनेटेंट इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं, वहीं नीचे वाले पोर्शन को हम पैलेट कहते हैं। डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं हो सकते हैं, इसके रीजन को समझते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है। बेसिक सी 4 क्राइटेरिया हैं, और इन 4 क्राइटेरियाज को जो फॉलो कर रहा होगा वही जेनेटिक मटेरियल होगा, और जो इन 4 क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं कर रहा होगा वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। तो रेस में 3 लोग आते हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। एक एक करके देखते हैं कि चारों क्राइटेरियाज को कौन फॉलो करता है, कौन विनर रहता है। जो विनर रहेगा वही जेनेटिक मटेरियल रहेगा। इसके पहले हम भी देख चुके हैं और यहाँ भी देख चुके हैं कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम करता है कुछ केसेस में, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस में और क्यूवी बैक्टीरियोफेज में। लेकिन मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम करता है वो डीएनए है। तो डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है इसको समझते हैं। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria। अगर किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम करना है तो उसको कुछ क्राइटेरिया तो फुलफिल करनी ही होगी, और ये नीट सेकेंड 2016 में आ चुका है जब पेपर सबसे टफ था। रीजन ये है कि इस समय पेपर लीक भी हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट समझते हैं, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिका। मतलब क्या है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, चाहे डीएनए की बात कर लो, आरएनए की बात कर लो या फिर प्रोटीन की बात कर लो, वो रिप्लिकेशन करना चाहिए। तो रेस में आए हैं 3 लोग, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। रेस लगी है, जीता कौन? डीएनए और आरएनए। प्रोटीन हार गया क्योंकि प्रोटीन रिप्लिकेशन नहीं कर पाता है। तो अब आगे की 3 रेस में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट जो हैं वो डीएनए और आरएनए होंगे। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए।
बात करें अगर डीएनए की, तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू आरएनए, और उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि डीएनए के शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप अपसेंट होता है, और दूसरा रीजन ये है कि थायमीन के अंदर मिथाइल ग्रुप पाया जाता है जो केमिकली इनर्ट बनाता है डीएनए को, यानी मोर स्टेबल बनाता है, और आरएनए के अंदर थायमीन की जगह पर यूरेसिल होता है और यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप नहीं पाया जाता है। तो इस क्राइटेरिया में जो विजेता है वो डीएनए है। तीसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, यानी स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन के लिए स्लो म्यूटेशन, स्लो चेंजेस जरूरी होता है। अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए स्टेबल होता है, स्लो म्यूटेशन करता है, वहीं आरएनए अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है और ये फास्ट म्यूटेशन करता है। तो तीसरे केस में भी जो विनर है वो डीएनए होता है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियर कैरेक्टर, मतलब क्या है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होना होगा, कैरेक्टर्स दिखने चाहिए, प्रोटीन बनना चाहिए, और प्रोटीन से फिर एंजाइम बनना चाहिए जिससे पर्टिकुलर कैरेक्टर आते हैं। तो बात करें अगर डीएनए की, तो डीएनए स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए तो बढ़िया है, लेकिन एक्सप्रेशन यानी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए एक्चुअली में आरएनए बेहतर होता है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन के पास तक फ्लो करती है। अब अगर प्रोटीन बनाना है तो डीएनए आरएनए पर डिपेंड होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, वहीं आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में आरएनए बेहतर होता है, ना कि डीएनए। तो चौथे वाले में जो विनर होता है वो आरएनए होता है। इसके रीजंस जो हैं नीचे की लाइनों में गिवन है, आप एक बारी वीडियो को पॉज करके और अंडरलाइन पॉइंट को पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, देख चुके हैं। कंसिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। मतलब क्या है कि आरएनए जो है वो अनस्टेबल होता है, म्यूटेशन शो करता है, और म्यूटेशन में भी फास्ट म्यूटेशन करता है। कुछ वायरसेस जिनके अंदर जो जीनोम है आरएनए होगा, वो उनकी लाइफ स्पैन छोटी होगी और म्यूटेशन तेजी से होगा, जिससे इवोल्यूशन भी उनके अंदर तेजी से हो रहा होगा। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है। हेंस कैन इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, इसलिए कैरेक्टर को इजिली एक्सप्रेस कर सकता है। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लेकिन अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए डिपेंडेंट होता है आरएनए पे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए, और इसलिए जो प्रोटीन के सिंथेसिस की मशीनरी है वो आरएनए के आसपास इवॉल्व हुई है। बात आरएनए एंड डीएनए कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रीफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। इसका रीजन ये है कि जेनेटिक का जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, और इसमें जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करना आसान होता है। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर, लेकिन बात करें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन की, तो इसमें आरएनए बेहतर होता है, क्योंकि ये डीएनए पर डिपेंड नहीं करता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। बात करते हैं आरएनए वर्ड की। आरएनए वर्ड में बस सिंपल ये समझते हैं कि ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन क्या पहला जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए था? तो इसका आंसर है नहीं। सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल बना था वो आरएनए था, और उसका सिंपल सा रीजन भी यही है कि आरएनए का एक्सप्रेशन ईजी था, इसलिए जो पहले जेनेटिक मटेरियल बना वो आरएनए बना। लेकिन चूंकि ये अनस्टेबल था, बहुत ज़्यादा समय तक, बहुत ज़्यादा जनरेशन तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व नहीं रख सकता था, इसीलिए आरएनए से ही डीएनए का इवोल्यूशन हुआ। मतलब क्या है, डीएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। बात करते हैं रिप्लिकेशन की, तो वाटसन एंड क्रिक हैज़ immediately proposed a scheme for replication of DNA. The scheme suggested that the two strands would separate and act as a template। मतलब क्या है कि डीएनए में रिप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए की दोनों चेन सेपरेट हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, और दोनों चेन सेपरेट होने के बाद अपने साथ एक एक नई चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ऐसे फिर दो चेन हो जाती हैं, एक पुरानी चेन और एक नई चेन, और ये दोनों चेन इंटायरली सेपरेट होके एक से दो डीएनए का फॉर्मेशन करती हैं। चूंकि जो दो नई चेनें बनी हैं उसमें एक चेन पुरानी है और एक चेन नई है, यानी कि पूरा का पूरा डीएनए सिंथेसाइज नहीं हुआ है, एक चेन ही नया सिंथेसाइज हुआ है, इसलिए इस डीएनए में आधा तो कंजर्व रहता है, और इस टाइप के रिप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं।
The scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strands. After the completion of the replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as semi-conservative DNA replication. इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से पहले कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव टाइप से ही रिप्लिकेट करता है, समझते हैं डीएनए का रिप्लिकेशन यानी एक डीएनए दो डीएनए में कैसे कन्वर्ट होता है। देख रहे हैं द मशीनरी ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन एंड द एंजाइम्स। सबसे पहले इसको देखते हैं ई कोलाई, जो कि एक बैक्टीरिया की सेल है। रिप्लिकेशन के लिए जो मेन एंजाइम होता है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। मतलब क्या है कि ये एंजाइम डीएनए पर डिपेंड करके डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है। ये एंजाइम हाईली इफिशिएंट होता है और कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इन केस ऑफ ई कोलाई, जिसके पास 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं, ये 18 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर देता है डीएनए का पॉलीमराइजेशन। मतलब क्या है कि लगभग 2000 बेस पेयर एक सेकंड में पॉलीमराइज करता है। पॉलीमराइजेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होगी या ये एक्यूरेट नहीं होगा तो म्यूटेशन हो जाएगा। 2000 बेस पेयर को एक सेकेंड के अंदर अरेंज करना है, गलती के चांसेस हैं। अगर गलती होती है तो इसी को हम म्यूटेशन कंसीडर करते हैं और वेरिएशन अराइज होते हैं। एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। रिप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। उसका रीज़न मैं सिंपल आपको बताऊं तो हमारे केस में आप जान चुके हैं, हमारा डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है। अब इस 2.2 मीटर लंबे डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। हम जानते हैं एडेनिन थाइमिन के साथ 2 बनाता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तो और भी ज़्यादा होंगे। तो क्या सबके हाइड्रोजन बॉन्ड एक साथ तोड़े जा सकते हैं? नहीं तोड़े जा सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर जगह जिसको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, वहाँ के ही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े जाते हैं। दोनों चेन थोड़ी सी सेपरेट हो जाती हैं, गैपिंग होती है और इस प्लेस पे रिप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से फिर नए डीएनए की चेन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है दोनों चेन के अकॉर्डिंग। आधा इधर ऐसे चलता है और दूसरे साइड ऐसे डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। मतलब क्या है कि डीएनए का रिप्लिकेशन एक्चुअल में बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन इसमें जो मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो एक डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, दैट इज 5' to 3'। Energetically, replication is very expensive process. Deoxyribonucleoside triphosphate serves as dual purpose. मतलब क्या है कि deoxyribonucleoside ट्राइफॉस्फेट के 2 पर्पस होते हैं। पहला क्या है कि एक पुराने डीएनए के अकॉर्डिंग आपको एक नया डीएनए बनाना है। तो नया डीएनए बनाने के लिए क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आते हैं और इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ दिया जाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा और नए डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 2 चीज़ें चाहिए हमें, पहला तो चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरा चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी। दोनों चीज़ें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दे देता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है, ना कि टाइड। और साइड इसलिए है क्योंकि फॉस्फेट को अलग लिखते हैं। फॉस्फेट को अलग लिखते हैं तो मतलब क्या है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस साथ लिखे जा रहे हैं और शुगर और नाइट्रोजनस बेस को एक साथ में न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ना कि न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट को अलग लिखते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है। अगर इन 2 फॉस्फेट को तोड़ दिया जाए तो हमें पता है जहाँ भी बॉन्ड टूटता है एनर्जी रिलीज होती है और जहाँ भी बॉन्ड जुड़ता है एनर्जी लगती है। तो इन बॉन्ड के टूटने से एनर्जी निकलेगी। तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इनके बीच में बॉन्ड बनाने की, वो तो फुलफिल हो जाएगी और जो बचा हुआ सब्सटेंस रह जाएगा उसको एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड कहेंगे और ये सब्सट्रेट के जैसे काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड के जैसे काम करेगा। तो मतलब क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के 2 काम है, पहला एनर्जी प्रोवाइड करना और दूसरा सब्सट्रेट के जैसे काम करना। कुछ एडिशनल एंजाइम भी होते हैं जो डीएनए के रिप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे डीएनए अनजिपिंग एंजाइम हेलिकेज। क्या करता है हेलिकेज डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और 2 चेन को सेपरेट कर देता है। डीएनए की बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना जैसे ऐसे लगता है चेन खुल रहा हो, डीएनए अनजिपिंग एंजाइम भी कहते हैं हेलिकेज को।
रिप्लिकेशन occurs within a small opening of DNA helix referred to as replication fork। हम जानते हैं कंप्लीटली पूरे डीएनए का एक साथ रिप्लिकेशन नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर जगह पर ही रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है जिसको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, और जहां पे दोनों चेन सेपरेट हो जाती हैं और जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं उसको हम रिप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। अब इधर भी रिप्लिकेशन हो रहा होगा, इधर भी रिप्लिकेशन हो रहा होगा, किसी एक पार्ट को हम समझ लेंगे, मतलब दोनों पार्ट को समझ लेंगे। इस वाले पोर्शन को समझते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब क्या है कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये पॉलीमराइजेशन यानी नए डीएनए चेन का फॉर्मेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम में करता है। मतलब इसका डायरेक्शन 5 से 3 होगा। एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वन डायरेक्शन में है, लेकिन जो डीएनए का रिप्लिकेशन है ये बाई डायरेक्शनल होता है। एंजाइम का जो काम है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करते हैं, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की बात करते हैं। ये डीएनए है, इतने वाले पोर्शन को जूम करके देखते हैं, इस वाले पोर्शन को, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है 53 35 35। ये डीएनए की पुरानी वाली चेन है और ये नई चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पुरानी वाली चेन से नई वाली चेन का फॉर्मेशन होता है। पुरानी वाली चेन को हम टेम्पलेट यानी ओल्ड स्ट्रैंड कहते हैं। इसमें एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होती है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। 3 से 5 जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड है और लैगिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। मतलब जो 5 से 3 है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है उससे बनने वाला नया डीएनए कंटिन्यूअस चेन का फॉर्मेशन करता है, वही जो लैगिंग स्ट्रैंड है उससे बनने वाला डीएनए डिसकंटिन्यूअस चेन का फॉर्मेशन करता है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एक छोटी सी ओपनिंग हुई है, डीएनए अभी थोड़ा सा ही ओपन हुआ है, तो 5 से 3 नई चेन बन गई और इधर भी 5 से 3 नई चेन का फॉर्मेशन हो गया। अब ओपनिंग और हुई, डीएनए अनजिपिंग एंजाइम हेलिकेज आया और इन बॉन्ड को तोड़ा और ओपनिंग पहले से ज्यादा हो गई। तो ये तो 5 से 3 ऊपर चला आएगा और इस वाले केस में ये 5 से 3 आया था, अब ये नीचे आ सकता है क्या? नहीं, नीचे डीएनए नहीं है, तो इसको यहां से यहां फिर 5 से 3 आना होगा। फर्दर जब ये और खुलेगा तो ये तो ऊपर लगातार बढ़ जाएगा और ये नीचे फ्रेगमेंट रहेंगे। 5 से 3 फर्दर इसको बनना होगा, यानी इस साइड लगातार फ्रेगमेंट्स ही बन सकते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात है, एनसीईआरटी नहीं दी है लेकिन मैं आपको बताता, इन डीएनए को जोड़ने के लिए प्राइमर चाहिए होता है जिसको आरएनए प्राइमर कहते हैं। वो सबसे पहले आके यहाँ पे ऐड होता है और उसके बाद 5 से 3 नई चेन का फॉर्मेशन होता है। समझते हैं। टेम्पलेट विथ पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम रिप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस। मतलब टेम्पलेट वो जिसकी पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वहाँ रिप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है। टेम्पलेट जिसकी पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है वहाँ रिप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट को बाद में ज्वाइन कर लिया जाता है एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। मतलब ये जो डिसकंटिन्यूअस चेन है इनको बाद में जोड़ दिया जाता है एक एंजाइम से जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। The DNA polymerases on their own cannot initiate the process of replication। मतलब DNA polymerase अकेले ही अगर कितना भी चाहे ये रिप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है जब तक कि 5th एंड पर नई चेन के आरएनए प्राइमर का एडिशन नहीं हो जाएगा। रिप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रेंडमली एट एनी प्लेस। रिप्लिकेशन कहीं नहीं हो सकता है, रिप्लिकेशन पूरे डीएनए में वही होता है जहां ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। इसके बाद बेसिक सी इंट्रोडक्टरी लाइन है कि ये डीएनए का जो रिप्लिकेशन है एस फेज में होता है सेल डिवीजन के, जो क्लास 11th के सेल डिवीजन में आपने देखा है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ समझते हैं कि क्यों डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रिप्लिकेट करता है या फिर कैसे डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली ही रिप्लिकेट करता है। डीएनए रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली इट वॉज सोन फर्स्ट इन स्ट्रेचिया कोलाई, और इसको सबसे पहले देखा गया था स्ट्रेचिया कोलाई के अंदर। ये नीट में पूछा जा चुका है। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल 1958 में प्रूफ किए थे कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली ही रिप्लिकेट करता है। दे ग्रो ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड, और उसमें जो नाइट्रोजन है N15 वाला है। मतलब क्या है कि ई कोलाई ले लिया, ई कोलाई के
हर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, मतलब डीएनए के अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनके अंदर नाइट्रोजन होगा। उस नाइट्रोजन को ये चाहते हैं कि N14 के जगह N15 वाला हो जाए। तो क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को N15 वाले मीडियम में कई जनरेशन तक ग्रो कराना होगा। तो ये मीडियम ले लिया, इस मीडियम के अंदर N15 वाला न्यूट्रिशन भरा हुआ है, एक बैक्टीरिया डाला। जब ये बैक्टीरिया 100 बैक्टीरिया 50 बैक्टीरिया बनाएंगे तो नए बनने वाले हर बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होगा N15 वाला होगा, और इसमें से रैंडमली अगर कोई एक बैक्टीरिया निकालते हैं तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो N15 वाला होगा, ना कि N14 वाला होगा। तो ये खेल कर लिया, कुल मिला जुला के N15 जेनेटिक मटेरियल वाला डीएनए आइसोलेट कर लिया गया है। द रिजल्ट वॉज दैट N15 was incorporated into newly synthesized DNA, मतलब नए बने हुए डीएनए में N15 जुड़ जाता है। Heavy DNA molecule could be distinguished from a normal DNA by centrifugation in cesium chloride। अब कौन सा भारी डीएनए है, कौन सा हल्का डीएनए है, उसको डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से ही देखा जाता है, और ये सीजियम क्लोराइड में किया जाता है। सीजियम क्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो डेंसिटी ग्रेडियंट बनाता है। क्या होता है डेंसिटी ग्रेडियंट? अब इसके अंदर डीएनए अगर डालते हैं तो जिनका वेट ज़्यादा होगा वो नीचे होंगे, और जिनका वेट कम होगा वो ऊपर होंगे, मतलब अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इसको कैसे करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर समझते हैं। N15 वाला डीएनए हमें मिल चुका है कई जनरेशन तक N15 वाले मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कराने के बाद। अब अगर इसको टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं तो हम जानते हैं इसके पास दोनों डीएनए की चेन, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला बैक्टीरिया था, सबसे नीचे आएंगी क्योंकि ये डीएनए इनका जेनेटिक मटेरियल भारी होगा। अब 20 मिनट में बैक्टीरिया की सेल ई कोलाई की सेल डिवाइड कर जाती है, मतलब एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होगा। हम जानते हैं एक डीएनए में दो चेन होती है तो दो डीएनए में 4 चेन होंगी, यानी 2 चेन तो पहले से हैं, 2 नई चेन का फॉर्मेशन होगा। अब इस फॉर्मेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस डीएनए का जो ग्रोथ है वो अब N14 वाली मीडियम में कराते हैं, मतलब पुरानी चेन के बाद जो नई चेन बननी है ना, उस नई चेन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और उन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे वो अब N14 वाले होंगे। तो ये पुराने वाले तो N15 के ही रहेंगे, लेकिन नई चेन N14 वाली हो जाएगी। अब देखते हैं, तो इस डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट N15 से तो कम ही होगा, क्योंकि इसमें एक N14 भी है, तो ये कहीं उससे ऊपर आ जाएगा टेस्ट ट्यूब में। फर्दर 20 मिनट और टाइम देते हैं, जिससे कि 2 डिवाइड करके 4 डीएनए बना लें, यानी 2 बैक्टीरियल सेल 4 बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें पता है पहले से कितनी नई वाली हैं, 2 नई वाली आ गई हैं, और पहले से 2 पुरानी वाली थी N15 वाली। इसको फर्दर हम N14 मीडियम में ही ग्रो कराते हैं, तो N15 वाला तो अब आ नहीं सकता, N15 वाले 2 कांस्टेंट हो गए, N15 वाले 2 कांस्टेंट हो चुके हैं। इनके साथ अब जो नई चेन का फॉर्मेशन होगा वो N14 वाली ही होगी, क्योंकि मीडियम हमने N14 का लिया है, यानी नई चेन बन गई है N14 की, और पुरानी एक N14 थी। इसके साथ भी जो नई चेन बनेगी वो N14 की ही बनेगी। पुरानी N14 थी और इसके साथ नई चेन भी N14 वाली ही बनेगी, और ऐसे 4 डीएनए के अंदर 2 डीएनए N15 वाले होंगे और 2 डीएनए N14 वाले होंगे। और ऐसे हमने बता दिया कि हर एक डीएनए के अंदर जो नई वाली स्ट्रैंड है वो मीडियम के अकॉर्डिंग आती है, और एक स्ट्रैंड ओल्ड रहती है, मतलब एक डीएनए के अंदर एक पुरानी स्ट्रैंड रहती है, एक नई स्ट्रैंड आती है, मतलब डीएनए सेमी कंजर्वेटिव टाइप से रिप्लिकेट करता है, जिसकी एनसीईआरटी की रीडिंग यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअली बैक्टीरियल लेवल पे था। बेसल सेल और स्टेहल का एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियल लेवल पे था, और बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसको हम प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं मानते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन एब्सेंट होता है। तो यूकैरियोटिक लेवल पे जो एक्सपेरिमेंट है वो टेलर साहब का था। टेलर ने विसिया फाबा यानी फाबाबिन पे एक्सपेरिमेंट किया था और यूज किया था रेडियो एक्टिव थायमाइडिन को। द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, और इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट में सेम चीज़ प्रूव की कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली रिप्लिकेट करता है। इनका एक्सपेरिमेंट 1958 में हुआ था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। आप अच्छे से रिवाइज करिए और लेक्चर्स को प्रॉपर फॉलो करिए। नीट में आपका एक सिंगल क्वेश्चन बच नहीं रहा होगा। अपने पे भरोसा रखिए, मेरे पे भरोसा रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।